Real oration for this year. बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, हिंदी बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस लायक समझा गया कि कॉमरेड परवाना मेमोरियल लेक्चर आज दे सकूं, और विषय भी बहुत अच्छा है, विदर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि आर्थिक लोकतंत्र हिंदुस्तान में कहाँ जा रहा है। तो देखिए, पहले हमको ये समझना होगा कि आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र में क्या जुड़ाव है, क्या फर्क है, क्या जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान में, हमारे संविधान ने एक लोकतंत्र स्थापित किया, यानी कि हम लोग ये मानते हैं कि हमारी सरकार, हमारा देश जनता की राय से चलेगा या उसकी राय से चलता है, और हर एक नागरिक को बराबर का हक दिया गया है, यानी कि हर एक नागरिक को एक ही वोट दी गई है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसको हम लोग राजनीतिक लोकतंत्र मानते हैं। लेकिन आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि हर एक जने को एक एक वोट तो दी है, लेकिन हर एक जने के पास पैसे तो बराबर नहीं होते इस देश में। तो जैसे कॉमरेड वेंकटाचलम ने बताया कि गैर बराबरी बढ़ती ही जा रही है, और अब ऐसे चरम पर पहुंच गई है कि ऊपर की 10-20 परिवार इस देश के, 10-20 families of this country own more wealth than perhaps the bottom 50% people of this country. यानी कि इतनी ज़्यादा गैर बराबरी हो गई है। और इस गैर बराबरी के चलते हुए देखिए, हम लोग ये तो कह लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच जनता की राय से व्यवस्था इस देश की चल रही है? क्या सचमुच हम लोगों की, सारे जितने नागरिक हैं, सबकी बराबरी है ये तय करने में कि इस देश की व्यवस्था कैसे चले? अगर हम आज चुनाव देखें किस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने, देखिए, हम लोगों ने एक तरह की डेमोक्रेसी स्थापित कर ली जिसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन रियल डेमोक्रेसी, यानी कि जिसमें सचमुच जनता की राय ली जाए कि क्या फैसले होने हैं, क्या नीतियां होनी हैं, क्या कानून बनने हैं, वो तो नहीं हो रहा। हम लोग अपने वोट से कुछ लोगों को का चयन करते हैं, वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं या असेंबली में जाते हैं, और वहाँ पर इस देश के ऊपर शासन करते हैं। अब किस तरह से हम लोग, मतलब इस देश में पैसे का महत्व चुनाव में कितना बढ़ गया, ये समझने के लिए हमको समझना होगा कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको पता होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा, यानी कि हम लोग वोट डालेंगे और एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा। उसके बाद जब सरकार बनेगी तो एक ही पार्टी या एक ही गठबंधन की सरकार बनेगी। तो जब हम वोट डालते हैं हमको ये पता होता है कि देखिए, एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा और उसके बाद सरकार एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन की बनेगी। तो अगर हमको ये लगता है कि जो कैंडिडेट हमको पसंद है या जो पार्टी हमको पसंद है उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, तो फिर हम उसको वोट नहीं डालते, क्योंकि हमको लगता है हमारी वोट तो वेस्ट हो जाएगी।
फिर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों में जीतने का कुछ चांस है, जिन पार्टियों के जीतने का कुछ चांस है, उनमें से कौन सा कम खराब हमको लगता है उसको हम वोट डाल देते हैं। और हम ये कैसे अंदाज लगाते हैं कि किसका जीतने का चांस है, किसका नहीं है? इसका अंदाज आम आदमी इस तरह से लगाता है कि किन कैंडिडेट्स की कितनी विजिबिलिटी है, कितना दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी दिखाई नहीं दे रही है चुनाव के समय, तो हमको लगता है इसके तो जीतने का चांस है नहीं, तो हम क्यों अपनी वोट इस पर बर्बाद करें। अब ये कैसे होता है कि कौन कैंडिडेट या कौन सी पार्टी कितना विजिबल है, कितना दिखाई दे रही है? ये पैसे से होता है, क्योंकि पैसे से आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा लेते हैं, पैसे से आप बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में, टेलीविज़न में खरीद सकते हैं, पैसे से ही आप अपने पेड वर्कर्स को घुमा सकते हैं कि आपका प्लेकार्ड लेके आपकी पर्ची बांट दे, और पैसे से ही आजकल बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, ठेके दिए जाते हैं कि तुम 50 बस ले आओ, तुम 100 बस ले आओ, तुमको इतने पैसे देंगे, वगैरह वगैरह। और वही रैली फिर टीवी पर दिखाई जाती है कि भाई देखिए इस लीडर ने या इस पार्टी ने इतनी बड़ी रैली कर ली, इसके मतलब ये लोग तो बिल्कुल सत्ता की दौड़ में हैं, कायम हैं। तो आज पैसे का हमारे राजनीतिक लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, और पैसे से ही, इसीलिए वो अन्ना हजारे एक बार कहते थे ना कि हमारे यहाँ वही चक्र चल रहा है, पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा और फिर पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, यही चक्र इस देश में चल रहा है। तो ये कहना गलत है कि इस देश में क्योंकि एक तरह से हम लोगों को हर एक जने को एक एक वोट दे दी गई, तो हम लोगों का बराबर का असर है इस देश की व्यवस्था चलाने में, या बराबर का हमारा कंट्रीब्यूशन है इस देश की व्यवस्था चलाने में। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किस तरह से ये देश चले, किस तरह से ये व्यवस्था चले। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा है कि इस देश की सरकार का, राज्य का ये दायित्व है कि इस देश में जो गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी, उसको कम किया जाए। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है, और ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिसमें ये गैर बराबरी कम हो। अब ये तो खैर हमने कोई कम्युनिस्ट देश उस तरह से नहीं बनाया कि जहां पर कोई प्राइवेट वेल्थ और प्राइवेट इनकम ना हो, सबको बराबर की इनकम मिले, उस तरह की आर्थिक व्यवस्था तो हमने नहीं करी। और हमने कोई लिमिट भी नहीं रखी कि किसकी कितनी इनकम, मैक्सिमम इनकम इससे ज़्यादा नहीं हो सकती या मैक्सिमम वेल्थ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वो ठीक है, नहीं रखी। लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता था आर्थिक गैर बराबरी कम करने के लिए, और उसको करने के लिए हमारे यहाँ एक प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, यानी कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। आज हिंदुस्तान में जो मैक्सिमम पर्सनल इनकम टैक्स है वो करीब 35% है मैक्सिमम, जो कि लगभग सारे देशों को, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज भी माने जाते हैं, उन सब से कम है, ज़्यादातर से कम है, करीब करीब सभी से कम है। दूसरा, वेल्थ टैक्स हम लोग लगा सकते थे कि भाई जितनी वेल्थ है उसके ऊपर हर साल जिसकी जितनी वेल्थ है उस पर एक प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स, और मेनली जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर 1%, 2%, 3% वेल्थ टैक्स लगा सकते थे। लेकिन हमने वेल्थ टैक्स भी नहीं लगाई। हमारे यहाँ कोई वेल्थ टैक्स नहीं है। ज़्यादातर देशों में जिनको हम
फ्री मार्केट इकोनॉमीज कहते हैं, वहां पर वेल्थ टैक्स होती है या बहुत सारे देशों में होती है। उसी तरह से हम इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकते थे, जिसको एस्टेट ड्यूटी भी कहा जाता है, कि जो लोग जिनकी जब मौत हो जाती है उसके बाद उनका जो पैसा है उसका कुछ परसेंटेज सरकार के पास जाए, सारा की सारा पैसा बच्चों के पास ना जाए। ज़्यादातर देशों में इनहेरिटेंस टैक्स या एस्टेट ड्यूटी है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई इनहेरिटेंस टैक्स या एस्टेट ड्यूटी नहीं लगाई गई। उसी तरह से कॉरपोरेट टैक्स भी हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल में कम किया जा रहा है। कंपनियों के ऊपर जो टैक्स दिया जाता था, टैक्स भी कम किया जा रहा है और तरह तरह के तरीके कानून में और रूल्स में दे दिए गए हैं कि किस तरह से कॉरपोरेट जो हैं अपना टैक्स इवेड कर सकें। उदाहरण के तौर पर रिलायंस ने, इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स करीब करीब 0 के बराबर दिया है अपने पूरे इतिहास में। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका खूब रेवेन्यू है, खूब प्रॉफिट्स भी हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से जो भी कॉरपोरेट टैक्स लगाया गया है उसको बचा लेती हैं, क्योंकि तरह तरह के लूप होल्स बना दिए गए हैं। लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, पहले रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग, फिर अर्बन लैंड सीलिंग, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अर्बन लैंड सीलिंग तो करीब करीब खत्म ही कर दिया गया है इस देश में। और कॉरपोरेशंस को तो बिल्कुल छूट मिली हुई है, कंपनियों को कितना भी वो लैंड ओन कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लैंड सीलिंग अप्लाई नहीं होता, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग हो चाहे अर्बन लैंड सीलिंग हो। वैसे भी अर्बन लैंड सीलिंग तो एनफोर्स हिंदुस्तान में किया नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेइंतहा अर्बन लैंड है। अगर हम लोगों को, अगर हम गैर बराबरी थोड़ा कम करना चाहते थे तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, रहने के लिए ऊपर छत नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने की व्यवस्था नहीं है, बीमारी के लिए पैसा नहीं है, कम से कम उनके लिए सरकार की ये दायित्व था कि भाई सरकार कम से कम इन न्यूनतम ज़रूरतों का प्रबंध करे। Supreme Court has said that Article 21, which is the right to life and liberty, जो हमारा जीने का अधिकार है, उसमें निहित है कि सिर्फ जीने का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल जानवर की तरह जिएं। उसका मतलब ये है कि डिग्निफाइड लाइफ लीड कर सकें, लाइफ विद डिग्निटी। उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक फूड होना चाहिए, खाने का होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, बेसिक हेल्थ केयर होनी चाहिए, कम से कम सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए। ये सब बिल्कुल ज़रूरी है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कायदे से तो एम्प्लॉयमेंट भी एक बेसिक ह्यूमन राइट है डिग्निफाइड लाइफ के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों का, देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र हैं इस देश में जहां पर सरकारी स्कूल्स या तो नहीं हैं या हैं भी तो नाम के लिए हैं, उनमें टीचर्स नहीं हैं, या उनका स्तर इतना खराब है कि वहां के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स भी खराब हों और उसमें पैसा भी 10 गुना 20 गुना लगता हो, फिर भी वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी स्कूल तो बहुत ही खराब है, अगर है भी वहाँ पर। हेल्थ केयर, बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर तो सरकार का दायित्व है। हर जगह, हर गांव में एक वेल इक्विप्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए सरकारी, जहाँ पर सारा ट्रीटमेंट फ्री हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर इस देश में जो गांव हैं वो ऐसे हैं जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है,
डॉक्टर्स भी नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं है लोगों के हेल्थ केयर के लिए, और लोग जो हैं दर दर भटकते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स दूर हैं भी उसमें भी जगह नहीं मिलती, आसानी से जगह नहीं मिलती, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बहुत पैसा खर्च होता है। हाउसिंग का तो कोई सिस्टम बनाया ही नहीं गया है। हम लोग एक केस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां पर नाइट शेल्टर्स या जो होमलेस लोग हैं, ये एस्टिमेट किया गया कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर 1% लोग जो हैं उनके पास घर ही नहीं होता। बहुत सारे लोग तो झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन करीब 1% लोग ऐसे हैं इस देश के बड़े शहरों में जहाँ माइग्रेंट लेबर वगैरह आता है, जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। उनके लिए नाइट शेल्टर्स की हम लोग ने बड़ी जद्दोजहद करके सुप्रीम कोर्ट से फिर सरकार ने एक स्कीम बनाई नाइट शेल्टर्स की, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में। लेकिन आज ये हालत है, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं कि दिल्ली में 3 लाख होमलेस लोग हैं जो सड़कों पर सोते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने होमलेस लोगों के लिए 10,000 लोगों के लिए भी होमलेस शेल्टर्स नहीं बनाए हैं। उसकी लड़ाई अभी तक कोर्ट में चल रही है, और इस मोदी सरकार ने तो उस स्कीम में, यह है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसमें होमलेस शेल्टर्स बनाने थे, कि 75% पैसा केंद्र सरकार देगी उसका, और 25% पैसा राज्य सरकार देगी, क्योंकि राज्य सरकारों के पास तो पैसा होता ही नहीं। पैसा तो सारा केंद्र सरकार के पास होता है, क्योंकि टैक्सेशन का सारा पैसा उनके पास आता है करीब करीब। लेकिन मोदी सरकार ने ये स्कीम भी खत्म कर रखी है, और अब 75% पैसा भी देना बंद कर दिया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जिसमें ये था कि भाई सबको राशन कार्ड, जितने भी गरीब लोग हैं जिनकी इनकम एक स्तर से कम है, या जिनके पास गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह नहीं है, उन सबको राशन कार्ड दिया जाएगा, और सबको राशन बहुत कम पैसों में दिया जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग हैं। अभी हम लोग का एक केस चल रहा है, ये माइग्रेंट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का, जिसमें ये बात निकल कर आई कि 8 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर और माइग्रेंट लेबर ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। 8 करोड़, और उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है 10,000 से भी कम है। लेकिन केंद्र सरकार उनके राशन के लिए पैसा देने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहती है कि भाई हमने कोटा एग्जॉस्ट कर लिया। कोटा कैसे एग्जॉस्ट कर लिया? वो कहते हैं कि इसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये लिखा है कि 50% अर्बन पॉपुलेशन और 75% रूरल पॉपुलेशन को राशन कार्ड दिया जाएगा, और हमने वो कोटा एग्जॉस्ट कर लिया है 50% और 75% का। लेकिन ये नहीं बताते, पहली बात तो राइट टू फूड तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसको आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो आप इस तरह की लिमिट लगा ही नहीं सकते, आपकी लिमिट ही गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात, आपने सेंसस 2011 के बाद किया ही नहीं। 2021 का अगर सेंसस होता तो उसमें हमारी पॉपुलेशन पिछले 10 साल में करीब कम से कम 20% बढ़ी है, और 20% का मतलब है कम से कम 10 करोड़ लोगों का और एंटाइटलमेंट होता राशन कार्ड के लिए, लेकिन वो भी नहीं किया। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, नरेगा की एक स्कीम आई जिसमें ये बोला गया कि भाई हर एक रूरल फैमिली में से एक फैमिली में एक जने को कम से कम 100 दिन, साल में 100 दिन मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट का राइट होगा, और अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। अब ये तो बिल्कुल न्यूनतम था। मेरी राय में इस देश में हर एडल्ट को, हर 21 साल से बड़े जने को, 21 साल से 60 साल के बीच में जो जना है, उसको राइट टू एम्प्लॉयमेंट
होना चाहिए। ये एक मेरी राय में एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 से ही निकलता है। कम से कम न्यूनतम वेजेस पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ये नरेगा का स्कीम में तो बहुत कम उसका दायरा रखा गया था कि भाई रूरल फैमिलीज, उसमें से भी एक फैमिली में एक जने को, और उसमें भी 100 दिन, साल में 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। उसके लिए जितना पैसा चाहिए उससे भी आधा पैसा सरकार दे रही है। उसका रिजल्ट ये है कि आज एवरेज, ऑन एन एवरेज रूरल फैमिलीज में एक एक जने को भी 30-35 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है। तो और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि धड़ाधड़ निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण मोनोपोली सर्विसेज का, जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब मोनोपोली सर्विसेज हैं। एक शहर में एक ही पोर्ट होता है, एक ही एयरपोर्ट होता है, एक जगह पर एक ही पोर्ट होता है। जिसको वो पोर्ट मिल गया, जिसको एयरपोर्ट मिल गया, जिसको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, उसकी मोनोपोली है। यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मार्केट नहीं है वहां। लेकिन ये धड़ाधड़ किया जा रहा है और हम देख रहे हैं करीब करीब सब कुछ अडानी को दिया जा रहा है। एक बिजनेस कंपनी है, सब पोर्ट, सब एयरपोर्ट्स, सब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोल माइंस, दूसरी मिनरल की माइंस, सब कुछ का निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण करके एक ही कंपनी को करीब करीब सब कुछ दिया जा रहा है। देखिए, दो पब्लिक सेक्टर्स ऐसे होते हैं, दो तरह के सेक्टर्स ऐसे हैं, पब्लिक सेक्टर नहीं, दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें निजीकरण, एक में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, कतई निजीकरण नहीं होना चाहिए, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में। वो सारा मोनोपोली सेक्टर है। जहां जहां नेचुरल मोनोपोलीज हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सरकार की कंपनियों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन उसका भी हम देख रहे हैं निजीकरण किया जा रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र और खत्म होता जा रहा है। और कुछ चंद लोगों के पास, बड़े बड़े उद्योगपति और सेठों के पास इस देश की का सारा पैसा और सारी व्यवस्था उनके हाथ में आती चली जा रही है। दूसरा सेक्टर वो होता है जहां पर सब्सिडीज की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। अब इन सेक्टर्स में कई बार सब्सिडीज की जरूरत होती है। जैसे हेल्थ सेक्टर में अगर आप ये बोलें कि भाई जितना खर्चा होगा उतना पैसा लोगों से वसूल किया जाएगा, या डॉक्टर की सैलरी जितनी होगी, हॉस्पिटल के बाकी खर्चे जितने होंगे वो लोगों से वसूल किया जाएगा, तब तो इस देश के आधे लोग हेल्थ केयर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तो सरकार का दायित्व होता है कि हेल्थ केयर, बेसिक, कम से कम प्राइमरी हेल्थ केयर सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। अब देख हम ये रहे हैं कि उसके लिए तो बहुत एक्सपेंशन होना चाहिए था पब्लिक सेक्टर का, और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बनने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनने चाहिए सब गांव वगैरह में। लेकिन वो होने के बजाय बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है कि जो सरकारी चीजें हैं उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। उसी तरह से एजुकेशन एक सेक्टर है जिसमें सब्सिडीज जरूरी हैं। अगर आप लोगों से बोलें कि भाई तुम्हारी पूरी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हम तुमसे वसूल करेंगे, तो इस देश के आधे से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि सरकार वो प्रोवाइड करे। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह स्कूल्स नहीं हैं, कम से कम स्कूल्स हैं भी तो टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स हैं तो कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमरे नहीं हैं। तो
वो सब करने के बजाय और स्कूल्स इतने बढ़ाने के बजाय और अच्छे स्तर के बनाने के बजाय हम देख रहे हैं कि सरकार एजुकेशन सेक्टर में भी धीरे धीरे करके सारे सेक्टर का धीरे धीरे करके निजीकरण करती जा रही है। बैंक में देखिए थोड़ी कई बार जो गरीब लोग हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, किसान हैं, उन लोगों को लोन्स देने चाहिए, देने होते हैं। कई बार आपको ये नहीं पता है कि इनके लोन पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। प्राइवेट बैंक तो वो नहीं देगा, तो इसलिए सरकारी बैंक्स का जब निजीकरण किया गया बैंकों का, तो ये माना गया कि भाई बैंक्स में पब्लिक सेक्टर हैज टू ऑक्यूपाई द कमांडिंग हाइट्स ऑफ दिस सेक्टर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे करके बैंक्स के भी निजीकरण की तरफ जा रही है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए उनका भी निजीकरण धीरे धीरे करने लगी है। तो जो जो दायित्व सरकार का था कि भाई जिससे कि गैर बराबरी तो अभी छोड़िए, कम से कम न्यूनतम जरूरतें लोगों की पूरी हो सकें, वहां भी हम देख रहे हैं कि सरकार अपना हाथ खींचती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर को देती जा रही है। और प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादातर एक दो बड़ी बड़ी कंपनियों को, उद्योगपतियों को सारा कुछ दिया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज में भी कायदे से देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कोयला है, दूसरी खदानें हैं, लोहे की खदानें हैं, वगैरह वगैरह, ये सब भी कायदे से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो कमांडिंग हाइट्स हैं इस सेक्टर की, वो पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए। खदानें जो हैं मेरी राय में कायदे से सरकार को रन करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेट कंपनियों के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है। और आज एक नई चीज़ हम लोग देख रहे हैं, नई तो नहीं है, काफ़ी दिन से चल रही है, लेकिन उसका एक नया स्वरूप आ गया है, जो कि हमारे बैंक्स की जो लूट चल रही है, बड़े बड़े उद्योगपति जो कि कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़, कोई 1,00,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों के, हमारी जनता का पैसा है, वो ले लेकर अपने आप को कंगाल कहने लगे हैं। जैसे अभी अनिल अंबानी का केस हुआ, एक कंपनी है उसकी, ये रिलायंस कम्युनिकेशन, उसने 40,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। अब 40,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और कंपनी जो है कंगाल हो गई और कुछ 500 करोड़ में बेच दी गई। और बेच भी किसको दी? आई थिंक उसके भाई ने खरीद लिए, मुकेश अंबानी ने। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए कैसे ये लूट चलती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसमें जो हमारा ये बैंक्रप्सी का जो कानून हाल में आया है, ये इन लोगों की, इन लुटेरों की खूब मदद कर रहा है। क्या हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अब अनिल अंबानी जाता है, वो कहता है बैंकों से कि देखिए हमारी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या नेटवर्थ, यानी हमारे शेयर्स, हमारी कंपनियों के शेयर्स में हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है वो तो 1,00,000 करोड़ है। हम तो आपसे सिर्फ 40,000 करोड़ का लोन मांग रहे हैं। आप हमको 40,000 करोड़ का लोन दे दीजिए और कोई सिक्योरिटी लेने की क्या जरूरत है हमसे, हमारा तो बेइंतहा पैसा है, हमारा तो वेल्थ 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो आप हमारी पर्सनल गारंटी ले लीजिए। और ये बैंक्स जो हैं पर्सनल गारंटी इन लोगों की लेकर इन लोगों को बड़े बड़े लोन्स दे देते हैं। यही सब हुआ
मेहुल चोकसी और ये सब जो लेकर भाग गए, इन लोगों से भी कोई रियल सिक्योरिटी नहीं ली गई। जब बैंक पैसा देता है तो इन लोगों से कुछ मॉर्गेज कराना चाहिए, रियल एसेट जिसकी वैल्यू उतनी हो। आप अगर 10,000 करोड़ दे रहे हैं तो 10,000 करोड़ के एसेट्स देखकर तो मॉर्गेज कराइए, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। पर्सनल गारंटी पर इन लोगों को लोन्स दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ लोन्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि वो जो सरकारी पैसा, बैंकों का पैसा इनको मिला, उसका गबन करके अपनी ही सिस्टर कंपनियां बाहर में खोल के, हिंदुस्तान के बाहर, और ये दिखा के कि भाई हमने उस कंपनी से कुछ खरीदा या उस कंपनी से कुछ लिया और उसके एवज में उसको इतने पैसे, हमने कुछ खरीदा वरीदा नहीं, बस बोगस दिखाते हैं या ओवर इनवॉइसिंग करते हैं कि हमने 100 रुपए की चीज़ खरीदी, आपने दिखा दी 500 रुपए की चीज़ खरीदी, 500 रुपए उसको ट्रांसफ़र कर दिए, और उस तरह से ये कंपनी तो आपकी कंगाल हो गई जिसने बैंक से लोन लिया है, और पैसे जो हैं सब बाहर निकलकर उस हिंदुस्तान के बाहर जो कंपनी बनाई है वहां पहुंच गए। अब आपने बोला अपनी ही एक कंपनी से कि उस कंपनी से आपने दिखा दिया कि आपको कुछ लोन मिला था, आपकी कंपनी को, यानी कि अनिल अंबानी की से रिलायंस टेलीकॉम को कुछ लोन मिला था, और रिलायंस टेलीकॉम ने वो पैसा वापस नहीं किया, तो वो एक बैंकरप्सी का क्लेम फाइल करेगा कि भाई ये तो पैसा नहीं दे रहे और इसलिए इस कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। और फिर बैंकरप्ट जब डिक्लेयर हो जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जितने सूट्स फाइल हुए हैं, जिसने भी क्लेम फाइल किया है इस रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ, वो सारे सूट रुक जाते हैं, सब रोक दिए जाते हैं, और एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, जो यही कंपनी जिसने, यानी कि रिलायंस की कोई सिस्टर कंपनी है जिसने ये बैंकरप्सी को ट्रिगर किया है, उसी का आदमी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है, जो सब मैनेज करता है। और उसके बाद इस कंपनी को बेच दिया जाता है ये कह के कि भाई अब इसमें तो बस रिकवरी, इन्होंने लोन तो 40,000 करोड़ का लिया है, लेकिन इसमें रिकवरी तो सिर्फ 500 करोड़ हो सकती है, तो 500 करोड़ ही रुपया जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स वगैरह, उनको बांट दिया जाएगा, और 500 करोड़ में वो कंपनी जो है उसके सारे एसेट्स आपने बेच दिए मुकेश अंबानी को। और जो पैसा बाहर ले गए हैं, ये जो 40,000 करोड़ में से मान लीजिए 20-25 हजार करोड़ रुपया आप बाहर ले गए, उससे फिर आप अपने शेयर्स, आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स या अपनी सिस्टर कंपनी के शेयर्स खरीद खरीद के उसका शेयर का प्राइस बढ़ाते हैं, जिससे कि वो कंपनी फिर से जाकर लोन ले सके बैंकों से, ये कह के कि भाई हमारा तो वेल्थ इतनी है, हमारी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, हमारा तो नेटवर्थ इतनी है, तो आप हमको इतना लोन और दे दीजिए और हमारी बस पर्सनल गारंटी ले लीजिए। और ये चक्र चलता चला जा रहा है कि अब हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंक के लोन्स जो हैं इस तरह से फूंक दिए जा रहे हैं। मतलब जनता का पैसा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हर साल फूंका जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो अब ये सब देखते हुए हमको ये दिख रहा है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी आर्थिक लोकतंत्र तो दूर का सपना है। आज तो जो आम आदमी की न्यूनतम ज़रूरतें हैं वो भी सरकार नहीं देना चाहती, ना लोगों को राशन देना चाहती है, ना लोगों को नरेगा का एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, ना लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, ना लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहती है, ना उनके सर के ऊपर कोई छप्पर देना चाहती है। बस बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो उनके चहेते लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, उनके हाथ में इस देश की सारी संपत्ति, सारे मोनोपोलीज उनके हाथ में सौंप दिए जाए, सारे खदाने उनके हाथ में सौंप दिए ये चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जनता क्या कर सकती है इससे लड़ने के लिए। इस देश में
आर्थिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ने के लिए, देखिए पूरा आर्थिक लोकतंत्र तो स्थापित करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमको उसकी तरफ बढ़ना है तो हमको वही सब कुछ करना होगा। सबसे पहले तो न्यूनतम ज़रूरतें जो हैं वो सरकार प्रोवाइड करे, हेल्थ केयर बढ़ाए, एजुकेशन बढ़ाए, हाउसिंग जो गरीब लोगों के लिए है वो बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे। देखिए एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है ये कुछ तो सरकार के मिसमैनेजमेंट से एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस बढ़ी है। आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़्यादा है, मतलब हमारे इतिहास में कभी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ जितना आज है। लेकिन कुछ की वजह जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उससे भी बहुत सारे जॉब्स खत्म हो रहे हैं और आगे चलकर खत्म होने वाले हैं। तो आगे चल के तो हम लोगों को जो जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम वो देनी पड़ेगी, उसका और कोई विकल्प नहीं है। हर एक जने को कम से कम एक न्यूनतम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी पड़ेगी, चाहे उसको आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कह लें चाहे जो कह लें। एम्प्लॉयमेंट तो सब लोगों को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत कुछ तो किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है अगर सरकार हेल्थ केयर, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो बढ़ाने के बाद भी बहुत सारे लोग फिर भी अनएम्प्लॉयड होंगे जिनको आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो सब तो हम लोगों को करना है। मेरा तो खैर ये मानना है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कैंपेन, पब्लिक कैंपेन चलाई जा सकती है और उसके 4 बिंदु होने चाहिए उस कैंपेन के। पहला तो ये कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बने, जैसे हम लोग कहते थे लोकपाल का कानून बने। लोकपाल से अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इन लोगों ने पहले लोकपाल बनने नहीं दिया, फिर बनाया भी तो इतने बोगस लोगों को अपॉइंट कर दिया जो वहाँ कुछ करते ही नहीं। तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए तो कुछ नहीं किया। लेकिन अगर इस देश में उस तरह का आंदोलन हो कि भाई हमको राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून चाहिए कि हर एक एडल्ट को कम से कम एम्प्लॉयमेंट का राइट हो मिनिमम वेजेस पर, और अगर सरकार उसको मिनिमम वेजेस पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलवा सकती, अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसका कम से कम आधा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको दिया जाए। इस तरह का कानून बनना चाहिए। पहला बिंदु उसका ये होगा। दूसरा बिंदु ये होगा कि ये जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है देश में, जो मोनोपोली सेक्टर्स में या जो बैंक्स में, रेलवेज वगैरह में, इसको रोका जाए और इनफैक्ट इनमें सरकारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। तीसरा ये कि जो जहाँ जहाँ इस समय 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उन सरकारी पदों को जो खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाए, ईमानदारी से भरा जाए। और चौथा ये कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट पर जो परमानेंट जॉब्स हैं, पब्लिक सेक्टर में खासकर और प्राइवेट सेक्टर में भी जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर ना दिया जाए, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में। आज तो हम देख रहे हैं टीचर्स के जॉब्स तो परमानेंट होते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के जॉब्स भी परमानेंट होते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। सब जगह सरकार जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये रोका जाए। तो इन 4 बिंदुओं पर एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा पब्लिक कैंपेन लॉन्च किया जा सकता है। और हम लोगों को, और खासकर जो इस देश के युवा लोग हैं, जो इसके मेन, जिनको इसका इम्पैक्ट हो रहा है, जिनको मेन इसकी मार पड़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, उन लोगों को मिलकर होकर इस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करने की जरूरत है। उसी तरह से ये जो बैंक्स की जो लूट चल रही है, खासकर बैंक्रप्सी के कानून के तहत,
इसके खिलाफ भी हम लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जो जो चीज़ें मैंने बोली कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो बैंक्स का जो लूट चल रही है आज इस देश में, ये एक तरह से दो तरह की लूट जो है इस देश में सबसे बड़ी लूट है। एक ये बैंक्स की जो लूट चल रही है, और दूसरा शेयर मार्केट में आम आदमियों को जो चीट किया जा रहा है, इस तरह से शेयर मार्केट का मैनिपुलेशन कर करके उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी बात है कि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बैंक्रप्सी का भी, और जो शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन किस तरह से हो रहा है, और आम आदमी उसको आसानी से नहीं समझ पाता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में हो गई है। तो इसलिए अगर हम लोग थोड़ा सा फिर से, अगर हम लोग वो जज्बा जो एक पब्लिक मूवमेंट और पब्लिक कैंपेन का उस समय उठा था जब लोकपाल का मूवमेंट खड़ा हुआ था, उस तरह का अगर हम लोग जज्बा फिर से जुटा सकें, उस तरह का जज्बा फिर से बना सकें, तो हमारे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो कम से कम एक बहुत बड़ी कैंपेन इस देश में हो सकती है। और हम लोग